So hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning। UGC नेट के हमारा जो एजुकेशन का पेपर है उसकी इंटेलिजेंस की यूनिट चल रही है हमारी, मतलब कि थर्ड यूनिट, जिसमें लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने इंटेलिजेंस को स्टार्ट किया था। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने बुद्धि परीक्षण के बारे में सुना होगा कि बुद्धि परीक्षण किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिससे बुद्धि परीक्षण किया जाता है। आईक्यू टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में करती हूँ आपका वेलकम। चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास, जिसमें हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया तो दो प्रकार के होते हैं टेस्ट। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? एक तो होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब ये क्या बात होती है? और एक होता है सामूहिक और एक होता है इंडिविजुअल। अगर मुझे किसी के इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है, तो अगर किसी इंडिविजुअल की करना है, मतलब किसी एक व्यक्ति की करना है, तो उसका टेस्ट लिया जाएगा, तो उसे इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाएगा। और जब हम किसी ग्रुप का टेस्ट करते हैं तो वहां पर किसकी बात हो जाती है? बहुत सारे पीपल्स एक साथ बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं और उनका किया जाता है। तो दोनों ही प्रकार से इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा हो जाता है ग्रुप यानी कि समूह बुद्धि परीक्षण। अब ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है वर्बल टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल का मतलब क्या हो जाएगा? वर्बल मतलब होता है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में मतलब जैसे कोई पिक्चर्स दिखा देना, कुछ पिक्चर्स का टेस्ट करवा देना, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो दोनों ही तरह के वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो आपकी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी होते हैं और इंडिविजुअल में भी होते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया वर्बल यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है नॉन वर्बल, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्लियर? ऐसे ही ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, यहाँ पे भी हो जाता है आपका वर्बल ग्रुप इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आप किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअली जो लोग होते हैं उनका, ग्रुप में आप वर्बली टेस्ट करेंगे शाब्दिक, और दूसरा हो जाता है नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण समूह के लिए। ठीक है ना? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि वर्बल होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं लेकिन इंडिविजुअल होते हैं, मतलब जो किसी एक व्यक्ति के लिए ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला जो टेस्ट है वो किसने दिया था। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि नाम ही पूछे जाते हैं जनरली, तो इसमें नाम को ही आपको याद रखना है। तो बिने साइमन, जब हमने सबसे पहला बुद्धि थ्योरी पढ़ी थी ना, फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हमने यूनिफैक्टर थ्योरी, एक जो फैक्टर होता है उसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था इंटेलिजेंस टेस्ट। कब दिया था? 1904 में। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट किसने दिया था? बिने साइमन ने 1904 में। ठीक, और दूसरा टेस्ट जो है वो स्टैनफोर्ड और बिने स्केल जिसको कहते हैं, इसी बिने की स्केल को उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था। और तो दूसरा टेस्ट है वो किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ठीक है, नाम याद रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि नाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि इनकी डिटेल में समझा दूंगी कौन सा टेस्ट किस प्रकार से है, तो वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन फिर वो वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाता है, और आपके पास में आपकी जो बीएड की बुक्स होंगी उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उसे एक बार पढ़ भी सकते हैं, है ना?
अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। तो फर्स्ट इंडिविजुअल टेस्ट है वो है बिने साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा आता है स्टैनफोर्ड बिने का स्केल। और तीसरा आता है बर्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, ये सारे ही इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे हैं कि एक बिने ने दिया, उसी को मॉडिफाई किया तो स्टैनफोर्ड ने बनाया, फिर उसको और मॉडिफाई किया तो बर्ट ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। ये इंडिविजुअल टेस्ट हैं, ये सारे के सारे वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब शब्दों के द्वारा परीक्षण किया जाता है बुद्धि का। ठीक है, अब इसी कड़ी में देख लिया जाए कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं। तो नॉन वर्बल में आता है आपका फर्स्ट आ जाता है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चित्र पूर्ति परीक्षण। चित्र पूर्ति परीक्षण में कैसा होता है कि मतलब जैसे नहीं आपको इस तरीके से कई सारे फिगर्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स आते हैं और उससे कहा जाता है कि इन सारे ब्लॉक्स को जोड़कर एक तरीके का जो पिक्चर है वो बनाओ। छोटे छोटे बच्चों के लिए आता है, ये देखा होगा आपने। बहुत सारे जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इस तरीके की आकृतियां बनी हुई होती हैं, तो वो है ना। तो पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट जिसमें चित्रपूर्ति परीक्षण किया जाता है, ग्रुप में दिया जाता है। ये सही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ के दे दिया जाता है। सॉरी, इंडिविजुअल टेस्ट होता है जो कि नॉन वर्बल है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही है। दूसरा क्या है? पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। यहाँ पर चित्रांकन टेस्ट दिया जाता है। इसमें 4 से 10 साल के बच्चों के लिए कुछ मतलब ऐसे कुछ आपने हिंट दे दिया और उसके बाद कहा कि कुछ पिक्चर बनाना है, या फिर डॉट्स लगा दिए, डॉट्स लगाने के बाद उसकी पिक्चर्स बनानी है। तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है मैच टेस्ट, मतलब कि भूल भुलैया टेस्ट। भूल भुलैया टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की, जैसे आपने देखा होगा ना, भूल भुलैया होती है, छोटे छोटे से ब्लॉक्स ऐसे बना दिए जाते हैं और उनमें रास्ता ढूंढना होता है। तो इस तरीके का टेस्ट होता है भूल भुलैया टेस्ट, है ना। फिर आता है फॉर्म बोर्ड टेस्ट, आकृति फलक परीक्षण। फॉर्म बोर्ड टेस्ट में भी ऐसा ही होता है कि अलग अलग प्रकार की आपको आकृतियां दी जाती हैं, उससे एक बड़ी कोई आकृति आपको सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज करके उस बड़ी आकृति को बनाना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट वेशलर वैल्यूड टेस्ट। वेशलर वैल्यूड टेस्ट, है ना। ये टेस्ट कैसा होता है? ये टेस्ट 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये टेस्ट का निर्माण 1939 में 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? सूचना समझ, गणित संबंधी तर्क, विचार शक्ति, अंकों को विस्तार से देखना, है ना, चित्र विधान, चित्र पूर्ति, ब्लॉक डिजाइन, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो वेशलर का वैल्यूड टेस्ट। फिर आता है सबसे ज्यादा चर्चित जो टेस्ट होता है, भाटिया बैटरी ऑफ परमानेंस टेस्ट। भाटिया बैटरी का परमानेंस टेस्ट 1955 में डॉक्टर सी एम भाटिया ने ये टेस्ट दिया था। डॉक्टर सी एम भाटिया ने इसको दिया था, 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए दिया था। और इसमें क्या है? कोलाज बनाना, छोटे छोटे से ब्लॉक बनाकर लगाकर कोलाज का बनाना। एलेक्जेंडर पास एनालॉग परीक्षण होता है, इसी में आकृति चित्रण परीक्षण होता है। तात्कालिक स्मृति परीक्षण होता है, मतलब एक बार कुछ फिगर दिखा दिया उसके बाद कहा कि अब दूसरा बनाओ, इसी तरह से। चित्र निर्माण परीक्षण होता है, किसी तरीके का पिक्चर बनाना पड़ता है। तो ये प्रकार के टेस्ट हैं। इससे इंटेलिजेंस का चेक किया जाता है कि आप में इंटेलिजेंस पावर है तो कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल देखा जाए तो आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट। दूसरा है
आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट। तीसरा है प्रज्ञान मेहताज सामूहिक टेस्ट। सामूहिक बुद्धि टेस्ट लिखा जाता है, परीक्षण लिखा जाता है, बुद्धि परीक्षण। फिर है नेक्स्ट 4th नंबर का जलोटा का मानसिक योग्यता टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, प्रज्ञान मेहताज सामूहिक बुद्धि परीक्षण और जलोटा मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया जाता है। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है, इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम महायुद्ध के समय पे हुआ था। सैनिक अधिकारियों के चयन के लिए किया जाता था। उनसे इस तरह उन परीक्षणों में लोगों के लिए जिनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, तो अंग्रेजी पढ़ लिख सकते थे। उसमें 212 प्रश्न थे, 23 मिनट में 15 सेकंड में हल करना था। ठीक है, ये टेस्ट आर्मी अल्फा टेस्ट किसके लिए किया गया था? सेना के लिए किया जाता था। सेना में जो भर्ती होते थे सैनिक, उनके लिए। फिर सेना में जो आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट है, इस परीक्षण में अमेरिका में ही द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था, जिसमें सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता था। इसमें सैनिक को शब्दावली, गणित, वस्तु गणना, 3 प्रकार के समाधान चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता था। ठीक है, तो ये सामूहिक वर्बल टेस्ट है, मतलब शाब्दिक परीक्षण जो ग्रुप में किए जाते हैं। ठीक है, फिर प्रज्ञान मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इसका निर्माण डॉक्टर प्रज्ञान मेहता ने किया था, मतलब जो इंडियन थे, और इन्होंने कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले 14 वर्ष के बच्चों पर ये टेस्ट किया था। इसमें 6 प्रकार के कुछ पद उन्होंने दिए थे, जिसमें तार्किक चिंतन, श्रृंखला, वर्गीकरण आदि पर क्वेश्चंस थे, जिन्हें बच्चों को सॉल्व करना था, ये चेक करने के लिए कि उनका अपनी एज के हिसाब से उनका दिमाग सही से चलता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चित रहता है वो ये है जलोटा का मानसिक योग्यता परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए है। और ये वाला जो था वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए था। ठीक है, 11 से 16 साल के बच्चों के लिए होता है जलोटा का मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें कुछ 100 पद दिए जाते हैं, मतलब 100 तरीके के प्रश्न होते हैं जो दिए जाते हैं, जिसमें शब्द भंडार मतलब वोकेबुलरी जानना, विपरीत शब्द भंडार मतलब अपोजिट जो शब्द होते हैं वो, श्रृंखला, नंबर्स यानी नंबर सीरीज, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बेस्ट आंसर देना, एनालॉजी देखना मतलब एक जैसे हैं, सादृश्य का मतलब होता है, एनालॉजी का मतलब सादृश्य, एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, और अनुमान मतलब आपको कुछ में कुल मिला के देखना है कि अनुमान कितना सही रहता है। जैसे एक भार दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वजन कितना होगा। ठीक है, एक अनुमानित रूप में आप बताइए। तो और पूरे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए कितना दिया जाता है समय? 20 मिनट का समय दिया जाता है। क्लियर है ना? तो आर्मी अल्फा टेस्ट हुआ फर्स्ट वाला, किसके लिए था? अमेरिका में जो विश्व युद्ध के समय पे जो सैनिक थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय था आर्मी अल्फा टेस्ट, है ना। तो ये उन लोगों के लिए था जो कि पढ़े लिखे थे,
है ना। और पढ़े लिखे होने के बाद उनको ये चेक करने के लिए कि उनकी मानसिक योग्यता कितनी है, तो कुछ लिखित में क्वेश्चंस दिए जाते थे, उन्हें सॉल्व करना होता था। 15 से 20 मिनट का समय मिलता था, सेकंड 23 मिनट 15 सेकंड का मिलता था समय। और कुल मिला के कितने प्रश्न होते थे? 212 प्रश्न होते थे आर्मी अल्फा टेस्ट में। फिर आर्मी का जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट भी इसी तरह से होता था, जिसमें जनरल क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकृत करना है, किसको ए सेक्शन में रखना है, किसको बी में, किसी को सी में, किसको इंडोर जॉब देना है, किसको आउटडोर देना है। इस तरीके का क्लासिफिकेशन चेक करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते थे, जिसमें शब्दावली, गणित का चेकिंग करना कि गणित में उनका रुझान कैसा है, किस तरीके से वो सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है। फिर प्रज्ञान मेहता का जो है वो, ये तो है प्रज्ञान मेहता जो इंडियन है, इन्होंने दिया था 8 से 11 साल के बच्चों की टेस्टिंग के लिए। और इन्होंने भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए थे बच्चों को, लॉजिकल क्वेश्चंस जैसे या फिर नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन इस तरह से दिए थे, और फिर उनको सॉल्व करने की बात कही थी। मानसिक योग्यता परीक्षण है, ये बड़े बच्चों के लिए था 11 से 16। और ये जलोटा का है। क्वेश्चन जलोटा का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द पूछा जाता है। मैंने जहां तक देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें ये आता है कि जलोटा का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसमें 100 पद दिए थे, इन्होंने 100 क्वेश्चंस दिए थे। और उसमें वोकेबुलरी, अपोजिट वोकेबुलरी, श्रृंखला मतलब नंबर, वर्गीकरण, और सादृश्य मतलब एक जैसे चित्र वाले, और क्या इसके साथ साथ में क्लासिफिकेशन संबंधी प्रश्न दिए गए थे। तो ये हुआ कौन सा आपका सामूहिक वर्बल, है ना, मतलब ये वाला वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो ग्रुप में किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा क्या आपका नॉन वर्बल, मतलब अब बात आ जाएगी किसकी? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, नॉन वर्बल में। तो नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस आ जाएगा? इसमें शब्दों का उपयोग नहीं होगा, पिक्चर्स का उपयोग होगा। ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा टेस्ट, उधर हुआ था आर्मी अल्फा टेस्ट, यहाँ पर हुआ क्या? आर्मी बीटा टेस्ट। अब ये मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। शिकागो नॉन टेस्ट, ठीक है। फिर आता है पिजन का नॉन वर्बल टेस्ट। फिर आता है चौथे नंबर पर रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट। ठीक है। तो ये 4 टेस्ट हैं जो कि नॉन वर्बल में ग्रुप इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? देखिए, फर्स्ट था आर्मी अल्फा टेस्ट। और उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे? पढ़े लिखे थे, मतलब जो सैनिक थे वो क्या थे? पढ़े लिखे थे। तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे सैनिक जमा हुए हैं, भर्ती हुए हैं, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, या फिर जो अशिक्षित है, पर इंटेलिजेंस होना और अशिक्षित होना दोनों अंतर है ना। एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है भले उसे पढ़ना लिखना ना आता हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं है, उसके टेस्ट को चेक करने के लिए आर्मी बीटा टेस्ट लिया जाता था। ये भी कब हुआ था? अमेरिकी प्रथम विश्व युद्ध के समय पे ही हुआ था। ठीक है। इसमें कुछ चित्र दिए जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए, चेक करने के लिए, है ना। तो उससे ये टेस्टिंग होती है कि इनमें बुद्धि सामर्थ्य है या नहीं। फिर दूसरा था शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 6 वर्ष की
बालकों से लेकर प्रौढ़ मतलब 6 साल के बच्चों से लेकर एडल्ट जो है उन तक ये किया जाता था। इसमें भी कुछ ऐसे सिंबॉलिक आइटम्स दिखाए जाते थे और ये चेक करना पड़ता था, जैसे देखना दोनों को सिंबल्स हैं जो वो सेम है या नहीं है, इसके बाद कौन सा सिंबल आएगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते थे। मतलब शेप्स बनाकर, चित्र बनाकर, आकृतियां बनाकर इस तरीके की चीजें ली जाती थी। इसके बाद में है नेक्स्ट पिजन नॉन वर्बल टेस्ट। ये क्या था? इस परीक्षण में को इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिजन ने दिया था। इंग्लैंड के जो थे साइकोलॉजिस्ट उन्होंने दिया था। इसमें भी प्रत्यक्षात्मक समानताएं और सादृश्य आकृति चेक की जाती थी। मतलब इस तरीके की आकृतियां जो सादृश्य होती थी, मतलब एक जैसी नहीं है, एक जैसी दिखाई दे रही है, सादृश्य है ना। और इसके अलावा क्या है, समानताएं, दोनों चीजों में समानताएं। जैसे बहुत छोटे में जब हम लोग सॉल्व करते थे, बहुत सारी आती थी कि अंतर ढूंढो प्रतियोगिता, है ना। इस तरीके के टेस्ट होते हैं जिसमें आप देखो कि बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले चित्र हैं, पर उसमें क्या क्या डिफरेंस है। छोटा छोटा सा डिफरेंस होता था, किसी के कान नहीं होते थे या कान में कुछ पहना हुआ नहीं होता था, नाक में कुछ नहीं होता था, इस तरीके के अंतर होते थे, है ना। तो इसी तरीके के परीक्षण करवाए जाते हैं इसमें भी। फिर आता है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो है, ये वाला 4th वन। ये क्या है? इस परीक्षण को 1956 में संशोधित संस्करण दिया गया, जिसमें कि पहले 5 भाग थे, 5 भाग कर दिए गए और हर भाग के 12 भाग कर दिए गए और इस प्रकार से कुल 60 परीक्षण किए गए। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये याद रखने चीज है। इसको डिवाइड किया गया, किसमें? 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद हर पार्ट के 12 पार्ट कर दिए गए। तो इस हिसाब से 5 × 12 बराबर कितना हो गया? 60 कुछ पद यहाँ पर हो गए, है ना। रेवन ने जिस तरीके से उसको डिसाइड किया और 60 पद हो गए और 60 की मैट्रिक्स बना ली और मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने बनाए, बहुत सारी आकृतियां बना दी, बहुत सारे चीजें उसमें इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण यहाँ पर करवाया जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गए, इनके नाम ही आपको याद रखने हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें डिटेल्स में याद रखने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स में हमें तब पढ़ना होता है जब हमें आंसर लिखना होता है। अभी आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद में आ जाता है, हम पढ़ लेते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट। कल वैसे इंटेलिजेंस कोसेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको हम IQ कहते हैं। IQ को कैसे नापते हैं? IQ है ना, इसको कैसे नापते हैं? वैसे ही आपकी क्रोनोलॉजिकल मानसिक उम्र, मतलब आपकी मेंटल एज, और बटे ये हो जाती है क्रोनोलॉजिकल एज, और ये हो जाता है 100, है ना। अब मानसिक उम्र कैसी हो जाती है? इन्हीं टेस्ट के माध्यम से आपकी मानसिक एज देखी जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज हो जाती है जो बच्चे की अपनी उम्र होती है। सपोज वो 20 साल का है तो उसकी उम्र कितनी हो गई क्रोनोलॉजिकल? वास्तविक आयु 20 साल, है ना। मानसिक आयु क्या हो जाती है? जितनी उसकी मानसिक उम्र है। ठीक है, अगर 20 साल का बच्चा है तो 20 साल के हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस पावर है, उसकी मेच्योरिटी है, उसका कार्य करने का तरीका है, उसका परसेप्शन है, तो मानसिक आयु भी उसकी कितनी होगी? 20 है। लेकिन इन इंटेलिजेंस टेस्ट जो अभी हमने यहाँ पे करवाए हैं, उससे समझ में आ रहा है कि उसकी मानसिक उम्र तो केवल 10 साल की है। ठीक है, तो 10 साल की होने की वजह से जब IQ हम निकालेंगे तो कैसा IQ निकलेगा? मानसिक उम्र कितनी है? 10, और आपकी वास्तविक आयु कितनी है? 20, इंटू कर दिया हमने 100, तो क्या हो गया? 50। तो टोटल कितनी आ रही है? 50%। मतलब उसका IQ कितना आ रहा है? 50%। अब ये इन्होंने अपने अपने तरीके से बताए हैं IQ के लेवल कि किस हिसाब से देखा जाए तो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है। मतलब अगर 50% आ रही है किसी की, तो वो किस प्रकार की मेंटल एबिलिटी का होगा, है ना। इन्होंने मतलब यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ वो टर्मन का है। ठीक है,
टर्मन के हिसाब से जो इंटेलिजेंस का लेवल है उसको हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टर्मन। ठीक है, अब इन्होंने बताया अगर किसी का IQ इतना आता है और उसके बाद में उसकी क्लास क्या है। ठीक है, सपोज करते हैं किसी का आता है 140, मतलब जो हमने अभी रेशियो निकाला ना उसमें किसी का 140 या फिर उससे ज्यादा आता है, तो वो व्यक्ति कैसा है, प्रतिभाशाली। मतलब वो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है, बहुत बड़ा, उसको हम कहते हैं जीनियस। ठीक है, अगर दूसरा है 120 से 140 के बीच में अगर आ रही है ना, 120 से 140 में, तो मतलब प्रखर बुद्धि, उसकी बुद्धि अच्छी है, प्रखर है ना, तो इसको कहा जाता है वेरी सुपीरियर। अब आता है 130 नंबर पे 110। ये बहुत जरूरी है याद रखना आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्रम में अरेंज कीजिए क्या है टर्मन के हिसाब से, तो इसको जरूर याद रखिएगा। 110 से 120 के बीच में है तो क्या होगा आपका, तीव्र बुद्धि यानी सुपीरियर। फिर आता है 90 से 110, 90 से 110। अब ये व्यक्ति कैसा होगा, 90 से 110 वाला, सामान्य बुद्धि, मतलब एवरेज, सामान्य बुद्धि। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे है 80 से 90, 80 से 90 के बीच में है, देन मंद बुद्धि होगा वो, डल, क्या कहा जाएगा इसे, डल। फिर आता है 6वें नंबर पर 70 से लेकर 80, 70 से लेकर 80, यहाँ पर क्या होगा, हीन बुद्धि, मतलब मेंटल डेफिशिएंसी है इस बच्चे को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट 70 से नीचे, 70 से क्या हो जाए, नीचे, ये क्या होगा, क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि को कहते हैं फीबल, फीबल या फिर कहा जाएगा माइंडलेस। ठीक है, या फिर फीबल माइंडलेसनेस भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आता है आपका 50 से 60, 50 से 60, ये कहलाएगा मोरॉन, मतलब मूर्ख, मोरॉन मतलब मूर्ख व्यक्ति है ये। 25 से 50 देखते हैं, 25 से 50 तक मूड, इसको कहा जाएगा इनफिल। फिर 25 से नीचे 10वें नंबर पर, और 25 से भी क्या है, नीचे है, तो ये कहलाएगा इडियट, मतलब कि जड़ बुद्धि। क्लियर, तो ये जो स्केल है वो किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ठीक है, टर्मन ने दिया था, उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी का जो परसेंटेज है IQ का वो 140 आता है तो वो जीनियस है, बहुत ही अच्छी बुद्धि है,
इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली जिसको कहते हैं वो है। 120 से 140 में है तो वेरी सुपीरियर है। 110 से 120 के बीच में तो सुपीरियर है। फिर 90 सुपीरियर का मतलब, वेरी सुपीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रखर बुद्धि, और यहाँ पर हो जाएगा तीव्र बुद्धि। फिर आता है आपका 90 से 110 है तो एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब अपना काम धंधा सब कर लेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। 80 से 90 के बीच में है तब प्रॉब्लम वाली बात है, डल है व्यक्ति। 70 से 80 के बीच में है तो मेंटल डेफिशिएंसी है, उसका जो मानसिक विकास है वो नहीं हुआ है। 70 है, 70 से नीचे है तो उसको फीबल कहा जाता है, मतलब फीबल को हिंदी में कहते हैं हीन बुद्धि, सॉरी क्षीण बुद्धि, है ना। उसके बाद में 50 से 60 के बीच में है तो मोरॉन, मतलब मूर्ख व्यक्ति है वो। 25 से 50 के बीच में है अगर तो इनफेल कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है मूढ़ व्यक्ति, है ना। और लास्ट है इडियट, मतलब 25 से भी नीचे अगर आपका आईक्यू आता है देन वो व्यक्ति कहलाएगा इडियट। तो ये टर्मन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था आईक्यू का, ठीक है, टर्मन के अनुसार। तो आपको ये याद रखना चाहिए। इस हिसाब से हमारा इंटेलिजेंस वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है फिनिश। और अब हम इसके करेंगे कल क्वेश्चन इंटेलिजेंस के, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो कल रेडी करके आइएगा, सारा रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि कल हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की, क्योंकि सारी ही चीजें रिवाइज हो जाएगी, अल्टीमेटली क्वेश्चंस देखने हैं हमको, है ना। और क्वेश्चन भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे कि हर एक क्वेश्चन के साथ में हमें और क्या क्या क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने एक प्रश्न देखा उसके ये 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन के हिसाब भी देखेंगे ना, हम उसको भी डिटेल में समझेंगे ताकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का सेशन। तो सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास में जरूर आइए, ऑनलाइन जरूर देखिए क्लास को। आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन आते हैं ना तो मेरे लिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, तो इतना मेरे लिए आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कल फिर आइएगा। कल फिर हम इम्पोर्टेंट देखते हैं, इंटेलिजेंस वाला पोर्शन खत्म हो गया है, जो नेक्स्ट इसके बाद में जो पार्ट बचते हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को करते हैं फिनिश, कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।